हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज स्ट्रक्चर एनालिसिस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस लाइंस कैन बी ड्रॉन फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स ओनली, इनडिटर्मिनेट बीम्स ओनली, या स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रसेज ओनली, या फिर इन्हीं स्ट्रक्चर। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए ड्रा किया जा सकता है, वो चाहे डिटर्मिनेट हो या इनडिटर्मिनेट हो। 1 मार्क क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंगल रोलिंग लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन रोल्स फ्रॉम लेफ्ट इन अलोंग ए सिंपली सपोर्टेड गर्डर ऑफ स्पान 20 मीटर। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड निगेटिव शियर फोर्स रिस्पेक्टिवली आर। जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव निगेटिव शियर पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ILD अगर हम बनाएंगे तो ILD यूनिट लोड को डिफाइन करते हुए बनता है। तो 20 मीटर के सिंपली सपोर्टेड गर्डर के लेफ्ट एंड पे अगर हम बनाएंगे तो वन यूनिट के साथ बनेगा, और यहाँ पे चूँकि लोड 40 किलो न्यूटन रहेगा और 1 यहाँ पे यूनिट लोड बनेगा ILD के लिए, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स अगर निकालेंगे तो 40×1 40 किलो न्यूटन आएगा, जो कि सिर्फ बी ऑप्शन में है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाले के लिए निकालेंगे तो सेकेंड वाले के लिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा और ये माइनस में आएगा। यहाँ भी ILD के हिसाब से इस वाले पॉइंट पे जो सिंपली सपोर्टेड बीम के 2 पॉइंट होंगे, वहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट पे ये डायग्राम बनेगा, सेकेंड वाले पॉइंट पे ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पे भी 1 यूनिट लोड रहेगा, जबकि W आपका 40 रहेगा, तो 40 × -1 तो -40 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी ILD पढ़ा होगा वो चीज़ क्लियरली पकड़ लिए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च कंसीडर आर्च टू बी इनिशियली अनलोडेड एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूसेज। 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च अगर है, 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है, तो पूरे रिब में कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं होगा, केवल और केवल क्राउन पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। क्राउन पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर आप इंड्यूस करेंगे तो केवल और केवल मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्राउन पर आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सेमी सर्कुलर हिंज आर्चेज ऑफ स्पान 40 मीटर कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 62.8 किलो न्यूटन एट इट्स क्राउन, द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन आर्च इज। अगर सेमी सर्कुलर हिंज है, 2 हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च है, गलत लिखा है, ये सेमी सर्कुलर 2 हिंज्ड आर्च होना चाहिए इस तरीके से। तो इस केस में फार्मूला आप याद रखिए, W/π, ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फार्मूला होता है। और यहाँ पे W/π लगा देंगे तो 62.8 में 3.14 का डिवीजन करेंगे तो इट विल कम आउट अराउंड 19.98। इट विल कम अराउंड 19.98, तो दैट इज विल बी इक्वल टू 20। याद रखिए, सेमी सर्कुलर 2 इंच आर्च का W/π होता है, ऐसे ही सेमी सर्कुलर पैराबोलिक आर्च का होता है। तो इनके 4 फार्मूले होते हैं, तो उनको आप क्लियरली देख लीजिएगा। WL² 8H भी इसी में आता है, और निर्भर करता है कि आप 2 इंच आर्च की बात कर रहे हैं, 3 इंच आर्च की बात कर रहे हैं, उस पर UDL लग रहा है, उस पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसके 4 फार्मूले होते हैं। लास्ट में हम कुछ फार्मूलाज की भी एक लिस्ट देंगे जिसमें अराउंड हर पोर्शन से 10-10, 20-20 फार्मूला होंगे, तो उसमें इसको इंक्लूड कर देंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि सेमी सर्कुलर 2 इंच आर्च के केस में अगर पॉइंट लोड लग रहा है, इन दैट केस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट विल बी weight/π, एंड दैट इज ए फार्मूला। क्योंकि आप प्रूफ वगैरह करेंगे तो टाइम बहुत एंगेज होगा। अगला क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ द रिएक्शन ऑफ 2 हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च इज। 2 इंच सेमी सर्कुलर आर्च का जो लोकस होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन, और वो πr/2 डिस्टेंस से होता है इसके बेस से। जो सेमी सर्कुलर आर्च है उसके बेस से πr/2 पे रिएक्शन मिलता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अगर यही 2 इंच सेमी सर्कुलर ना हो के पैराबोलिक आर्च हो तो आपको पैराबोला मिलेगा रिएक्शन लोकेस, और उस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा जो कि नीचे की तरफ होगा वो टोटल 1.28 H होगा, और H इस पैराबोला की क्राउन की हाइट होगी, और इसका जो अपर साइड जाएगा मैक्सिमम वो 1.6 H तक जाएगा। तो इस बात को याद रखिए। अगर सेमी सर्कुलर आर्च है तो πr/2 पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर पैराबोलिक आर्च है तो पैराबोला आएगा जिसका वर्टेक्स इसके बेस से 1.28 H होगा, और उसका जो अपर पोर्शन का जो लिम्ब होगा दैट इज 1.6 H। तो ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ़ इन ए रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम 6m + r < 6j, तो फ्रेम कैसा है। रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के केस में स्टैटिक डिटर्मिनेसी जो होती है वो होती है 6m + r - 6j, ये फार्मूला होता है। अगर ये जीरो हो जाता है तब तक स्टेबल है, अगर ये जीरो नहीं है, जीरो से ज़्यादा है तब भी स्टेबल है, अगर जीरो से कम है यानी 6m + 6r < 6j है तभी तो जीरो से कम होगा। जीरो से कम है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। ds जीरो है तब भी स्टेबल है, ds > 0 है तब भी स्टेबल है, बट अगर ds < 0 हो जाएगा तो इट विल बी अनस्टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है द डिस्प्लेसमेंट मेथड इज आल्सो रिफर टू एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डिस्प्लेसमेंट मेथड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है, आपका मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, आपका कानीज मेथड होता है, आपका कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन थ्योरम जो थ्योरम होती है आपकी कैस्टिग्लियानो थ्योरम फर्स्ट जो होती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट मेथड में। और कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन तो फोर्स मेथड होता है, मैक्सवेल मोर मेथड फोर्स मेथड होता है। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन होगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड विल कम अंडर डिस्प्लेसमेंट मेथड कैटेगरी। अगर आप मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहें तो वो भी जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट मेथड के कैटेगरी में आएगा। अब चाचा एक ये भी पूछा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स, आपको नॉर्मली याद ही रहता होगा, नहीं याद रहता है तो फ्लेक्सिबिलिटी के एफ से याद रखिए, फोर्स में आएगा तो ऑटोमेटिकली स्टिफनेस आपका डिस्प्लेसमेंट में चला जाएगा। फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड दो कैटेगरी में डिफरेंट मेथड्स को डिवाइड किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरी ओवर फैक्टर इन प्रिज्मेटिक मेंबर विद ए फिक्स्ड फार एंड इज। फिक्स्ड फार एंड होता है पहले, तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है। कैरी ओवर फैक्टर ये होता है जो कैरी ओवर मूवमेंट है अपॉन जो फिक्स मूवमेंट जो आप लगा रहे हैं। कैरी ओवर मूवमेंट जाता है फिक्स फार एंड में m/2 और नीचे जो आप मूवमेंट लगाते हैं वो m जाता है, तो m कैंसिल हो जाएंगे तो कैरी ओवर फैक्टर फिक्स्ड फार एंड में 1/2 आ जाएगा। अगर यही हिंज्ड होगा तो हिंज्ड में कोई कैरी मूवमेंट होता नहीं तो वो जीरो हो जाता है, तो जीरो हिंज्ड मूवमेंट हिंज्ड फार एंड में हो जाएगा और 1/2 फिक्स्ड फार एंड में हो जाएगा। अगर कोई कैंटिलीवर बीम रही होगी तो उसमें निगेटिव हो जाता है तो उसमें -1 आ जाता है, निगेटिव कैरी हो जाता है। तो कैरी ओवर फैक्टर इज नथिंग बट कैरी ओवर मूवमेंट अपॉन अप्लाइड मूवमेंट and that we have drawn here m/2 upon m, so correct option will be 1/2. Let's move to the next question. पहला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है फिक्स्ड बीम ए बी इज सब्जेक्टेड टू ए ट्रायंगुलर लोड वेरिंग फ्रॉम 0 एट इंड ए टू इंड बी। इस तरीके का लोड लग रहा है, ये इंड ए है ये इंड बी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फिक्स्ड इन मूवमेंट एट ए एंड बी। याद रखिए जहाँ पे मतलब वेरी करके मैक्सिमम पहुँचता है वहाँ पे WL²/20 होता है और यहाँ पे WL²/30 होता है। अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, अगर ये इधर से इधर लगेगा तो ये इधर से इधर लगेगा। अब इसका डिवीजन ए से बी में करना है, यानी WL²/30 में WL²/20 डिवाइड करेंगे तो 20/30 आ जाएगा। WL² कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, करेक्ट आंसर 2/3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जनरली कई बार पूछा गया तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2/3 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ केबल सपोर्टेड एट सबमिट लेवल एंड सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द लेंथ इज। एक केबल है जो सबमिट लेवल पे सपोर्टेड है और यूडीएल उस पर लग रहा है, तो पूछा है कि शेप ऑफ केबल क्या होगी। ऐसे केस में शेप ऑफ केबल पैराबोलिक होती है। अगर यही जो यूडीएल लग रहा है हॉरिजॉन्टली ना लगे, थोड़ा सा इस तरीके की शेप पकड़ ले, सेल्फ वेट की वजह से भी पकड़ ले, तो ये शेप कैटेनरी हो जाएगी। कैटेनरी और पैराबोलिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपके सामने ऐसे करके हम दो फिगर बना दें और पूछें कि इसमें कौन कैटेनरी है कौन पैराबोलिक है, तो जिसके लिम्स अंदर की तरफ है दैट विल बी कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ कैटेनरी और ये वाला पैराबोलिक में आएगा। इसके अलावा अगर एक तरीके से डेफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो y = ax² पैराबोला को डिफाइन करता है, जबकि y = a cos x - b/a ये कैटेनरी को डिफाइन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पैराबोलिक होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पैराबोलिक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज द वन विच कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स एंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेप फैक्टर्स फॉर बीम क्रॉस सेक्शंस हैविंग रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर शेप्स। रेक्टेंगुलर का शेप फैक्टर 1.5 होता है, सर्कुलर का 1.7 होता है,
ट्रायंगुलर का 2.34 होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सब आगे 1 1 दिया है तो आप 1.5 से पूरे में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1:1.13:1.156। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। फिर से बता दें, रेक्टेंगुलर का 1.5 है, सर्कुलर का 1.7 है, ट्रायंगुलर का 2.34 है। 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1:1.13:1.16। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। 13 क्वेश्चन है, केबल सपोर्टेड एट 2 ends प्राइमरली रजिस्ट एक्सटर्नल लोड्स बाई। केबल जो होती है वो एक्सियल टेंशन को ही रजिस्ट करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन टेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज सुटेबल फॉर एनालाइजिंग ए बीम व्हेन द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी इज लेस देन द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। ये केस स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में होता है, क्योंकि जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी होती है वो नंबर ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होती हैं, और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में ये चीज़ वैलिड रहती है क्योंकि उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी से। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। 15वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ए 3 इंच्ड पैराबोलिक आर्च है स्पान ऑफ 30 मीटर एंड द सेंट्रल राइज इज 5 मीटर। 3 इंच्ड आर्च बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे रोलर। बोला है स्पान 30 मीटर है, ठीक है, ये 30 मीटर हो गया। उसके बाद सेंट्रल राइज 5 मीटर है, ये 5 मीटर हो गया। इट इज़ सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस 20 मीटर। यहाँ से 20 मीटर, यहाँ पे कोई 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, फ्रॉम द राइट हिंज। कैलकुलेट द वर्टिकल रिएक्शन कंपोनेंट एट इट्स लेफ्ट सपोर्ट। मान लीजिए यहाँ से आर ए है और यहाँ पे आर बी है, तो आप क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी, अगर वर्टिकल कंपोनेंट को ध्यान में रखें तो आर ए प्लस आर बी आपका 40 आ जाएगा। आप करिए बी के अराउंड मूवमेंट 0 कर दीजिए, सिग्मा एम बी बराबर 0 हिंज की वजह से हो जाएगा। और जब एम बी बराबर 0 करेंगे तो आर ए जो होगा उसमें पूरे 30 का गुणा होगा, आर ए इंटू 30 माइनस ये 40 यहाँ से 20 होगा तो 40 इंटू 20, और कोई रिएक्शन वर्टिकल होगा नहीं, 0 हो जाएगा। तो आर ए इंटू 30 माइनस 40 इंटू 20 बराबर 0। तो यहाँ से साफ साफ आपको आर ए निकल के आ जाएगा लेफ्ट सपोर्ट पे, क्या आ जाएगा 40 इंटू 20/30, 0 0 कैंसिल, 80 में 3 का भाग करेंगे तो 26.67 किलो न्यूटन आएगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने लेवल पे हमने वो क्वेश्चन छांट के रखे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।